अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है इस वीडियो लेक्चर में हमने रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। सांस लेने वाले अमल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं आज हमने उसे डिटेल से पढ़ना है। उसमें नंबर 1 है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ये है कि जब विंड पाइप सांस वाली नाली जो है वो डिवाइड होकर दो छोटी नालियां बनाती हैं जिनका नाम है ब्रोंकाई। जब उन्हें अंदर सूजन हो जाती है तो उसे ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। जब ब्रोंकाइटिस के अंदर सूजन हो जाती है तो उसके अंदर जो खाली जगह है वो कम हो जाती है, क्योंकि सूजन की वजह से ब्रोंकाई की दीवारें मोटी हो जाती हैं। तो उन्हें अंदर जहां से हवा ने गुजरना है वो रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो ब्रोंकाइटिस है ये दो तरह की होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये 1 से 2 हफ्ते के लिए रहती है। उसके बाद ब्रोंकाई की जो दीवारें हैं उनमें जो पड़ी हुई सूजन है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये दायमी हो जाए, लंबे अरसे के लिए चली जाए, तो ये 3 माह से लेकर 2 साल जो है वो ब्रोंकाइटिस रहती है और इस ब्रोंकाइटिस को नाम दिया जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। दरअसल जो विंड पाइप होता है, सांस वाली नाली है और ब्रोंकाई है, इनकी जो अंदर वाली दीवार होती है वहां पर म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं। जब इन म्यूकस सेल की तादाद में इजाफा हो जाता है तो यहाँ से ज्यादा म्यूकस पैदा होती है। ये म्यूकस जो है अंदर वाली साइड पे जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हवा से गुजरने का रास्ता जो है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं वजूहात की, इस वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। तो नंबर 1 है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है ये वायरस की वजह से भी होता है और ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। इसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स, बाज बंदों को जो है वो मुख्तलिफ चीजों से एलर्जी होती है। जब वो उस चीज के सामने चले जाते हैं, मसलन डस्ट, मट्टी है, ज़रात जो अंदर चले जाएं उनसे भी एलर्जी होती है। तो जब केमिकल फ्यूम्स, मिसाल के तौर पर किसी को परफ्यूम से भी एलर्जी होती है, तो जब आपका सामना किसी ऐसे केमिकल इरिटेंट से होता है तो तब भी आप ये जो ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई होती है उन्हें अंदर सूजन आ जाती है। सिम्टम अलामात की बात करें तो इसमें खांसी, सांस लेने के साथ आपको सीटी की आवाज आती है, वीजिंग, बुखार हो जाता है, सर्दी महसूस होती है और सांस लेने में आपको मुश्किल पेश आती है। ये अलामात हैं। इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो आप ऐसी मेडिसिन, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जो खांसी को कम से कम करें, यानी कफ सप्रेस करें। इसके बाद एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हैं। अगर ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाइटिस हुआ है तो फिर आप एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करें और आप उन केमिकल इरिटेंट से जितना बच सकते हैं उतना बचें, तो आपको ब्रोंकाइटिस नहीं होगा। नंबर 2 डिजीज है एम्फीसीमा। एल्वियोलाई के अंदर गैसों का तबादला होता है। जब एल्वियोलाई की दीवार जो है वो कमजोर हो जाए और कमजोर होने के बाद वो फट जाए तो छोटी छोटी एल्वियोलाई जो है अंदर वाली दीवारें फटने की वजह से एक ही बड़ी एल्वियोलाई बन जाती है। अब ये एल्वियोलाई बड़ी है लेकिन सरफेस एरिया थोड़ा हो जाता है। जब सरफेस एरिया थोड़ा हो जाए तो गैसों का तबादला भी थोड़ा होता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो यहां से डेफिनेशन है, इनर वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई वीक एंड रप्चर। जब वो रप्चर हो जाए, फट जाए, तो उसके नतीजे में एक बड़ी एल्वियोलाई, बड़ी थैली बन जाती है, लार्ज सैक फॉर्मेशन विद लेस गैसियस एक्सचेंज, जिसकी वजह से गैसों का तबादला जो है वो कम हो जाता है। वजूहात, इसी तरह आप किसी केमिकल इरिटेंट्स यानी एलर्जन के सामने जो है वो काफी अरसा रहें, डस्ट पार्टिकल हैं, इसके अलावा फ्यूम्स हैं, इसके अलावा स्मोक है, धुआं है, तो जिसकी वजह से ये जो एम्फीसीमा
हो सकती है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन हो तो तब भी एम्फीसीमा होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। अलामात की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। आपको खांसी जो है वो ज्यादा लंबा अरसा चलती है। वीजिंग, सांस लेने के साथ साथ अंदर से सीटी ही आवाज भी आती है। चेस्ट टाइटनेस, आपका सीने पे जकड़न महसूस होती है। ट्रीटमेंट, इलाज की बात करें तो आप ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें जो आपको खांसी से निजात दिलवाएं, लेकिन इसमें एम्फीसीमा के अंदर कोई ऐसा मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है जो आपको एम्फीसीमा से जो है वो मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करने में मदद दे। नंबर 3, निमोनिया। निमोनिया जो है वो फेफड़ों के अंदर जब सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसका नाम है निमोनिया। बाज दफा ये सूजन एक फेफड़े में होती है तो उसे हम बोलते हैं निमोनिया, और अगर ये सूजन दोनों फेफड़ों के अंदर हो जाए तो उसे हम नाम दे देते हैं ये डबल निमोनिया है। तो डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके नतीजे में पूरे फेफड़े के अंदर सूजन आ जाए तो उसे नाम दे दिया जाता है ये निमोनिया है। वजूहात ही बात करें तो इसमें इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई की वजह से होता है। सिम्टम्स की बात करें तो हाई फीवर, तेज बुखार हो जाता है, साथ में आपको सर्दी महसूस होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और खांसी के साथ आपको बलगम भी आती है। ये इसमें एक इजाफी अलामत भी है। ट्रीटमेंट, इलाज की बात करें तो अगर ये आपको वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो आप एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है निमोनिया तो आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, और अगर आपको फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है तो आप एंटी फंगल मेडिसिन इस्तेमाल करें या फिर बैक्टीरियल वैक्सीनेशन करवा लें। ऐसी अद्वियात जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद ये बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए और दोबारा आपको निमोनिया ना हो, ऐसी अद्वियात जो है वो बैक्टीरियल वैक्सीन कहलाती हैं। नंबर 4 पर एस्दमा। एस्दमा आम तौर पर एजमा भी पढ़ते हैं और सादा उर्दू जुबान में इसे दमे की बीमारी भी बोलते हैं। ब्रोनकाई के अंदर जब सूजन हो जाती है और सूजन के नतीजे में ब्रोनकाई की दीवार मोटी हो जाने की वजह से इसके अंदर जो ल्यूमन होता है, जो खाली जगह होती है जहां से हवा ने गुजरना होता है, वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, और ये इसकी अलामत भी है। इसके साथ खांसी, सीने की जकड़न और सांस लेने के साथ सीटी की आवाज जो है ये भी पैदा होती है। वजूहात की बात करें तो इसमें एलर्जन, आपको किसी चीज से एलर्जी हो, मिसाल के तौर पर आपको डस्ट एलर्जी है, परफ्यूम किसी से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, तो जब आपका सामना उस एलर्जन से होता है तो फिर आपको जो है वो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एयर पोल्यूशन या फिर मौसम ही तब्दीली की वजह से भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है या दमा हो जाता है। स्पेशली जब सर्दी आती है तो उस दौरान जब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो दमा कहलाती है। इसके अलावा आपकी फैमिली में आपके बड़े वालिदैन या फिर दादा दादी, नाना नानी हो ये डिजीज हो, पहले से दमे की बीमारी पहले से ऑलरेडी मौजूद हो और वो जेनेटिकली आपके अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाए तो एक ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से दमा होता है। ट्रीटमेंट, इसमें आप ऐसी मेडिसिन, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनका नाम है ब्रोंकोडाइलेटर। डाइलेटर है मतलब होता है फैलाना, ब्रोनकाई से लफ्ज निकला ब्रोंको, यानी आपकी ब्रोनक्यूल्स और ब्रोनकाई से जो नैरो हुई हैं उनका ल्यूमन कम हुआ है उसे डायलेट कर देना, फैला देना ताकि हवा जो है वो आसानी से फेफड़ों में पहुंच जाए। नंबर 5 डिजीज है लंग्स कैंसर। अब ये जो कैंसर है लफ्ज है उसकी डेफिनेशन ये है कि जहां पर
अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होनी शुरू हो जाए, जहां पर एक सेल बिना सोचे समझे डिवीजन करना शुरू कर दे, माइटोसिस शुरू कर दे, और वहां पर मैस ऑफ सेल्स, वहां पर सेल्स काफी सारे जमा हो जाएं, तो उसे हम नाम दे देते हैं ये कैंसर है। और अगर फिफ्रोहा सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शुरू कर दे, यानी बिना सोचे समझे डिवाइड होना शुरू कर दे, और फिफ्रोहे अंदर मैस ऑफ सेल जमा हो जाए, तो इसे हम नाम दे देते हैं ये लंग कैंसर है। अब माइटोसिस के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी ये अपना काम मुकम्मल तौर पर सरंजाम नहीं देते। तो एक तो काम सरंजाम नहीं देते और ऊपर जरूरत से ज्यादा सेल्स बने पड़े हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं ये लंग्स कैंसर है। वजूहात, कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो आपके जिस्म में एंटर होकर वहां पर सेल्स की जो डिवीजन है उसे बिना सोचे समझे अनकंट्रोल्ड कर दें और वहां पर कैंसर पैदा कर दें। इसके बाद आपका जिस्म किसी ऐसी शुआओं के सामने से पास हो, यानी जिस तरह आप एक्सरे रूम में खड़े हो जाएं, वहां पर एक्सरेज हो और वो आपके जिस्म में पेनिट्रेट कर जाएं, और पेनिट्रेट कर है वहां पर जो जीन आपकी सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहा है ये उसमें म्यूटेशन पैदा कर दें, उसमें तब्दीली ला दें, जिसकी वजह से आपकी सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए और वहां पर कैंसर हो जाए उस जिस्म में, उस जिस्म के हिस्से में, या फिर वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में भी लंग कैंसर जो है वो हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो एक मेन वजह है वो है पैसिव स्मोकिंग। एक इंसान जो है वो सिगरेट पीता है, उसे जो नुकसान होना है वो तो होना है, लेकिन एक इंसान जो है वो उसके पास बैठा हुआ है और उसके सिगरेट का धुआं जो है वो भी इनहेल कर रहा है, उसके अंदर भी जा रहा है, तो उसे भी लंग कैंसर होने के खतरात जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है। तो दूसरा इंसान जो है वो धुआं इनहेल कर रहा है, इसे पैसिव स्मोकिंग का नाम दिया जाता है। अलामात की बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, इसके अलावा वजन में कमी जो है वो इसकी अलामात हैं। ट्रीटमेंट इलाज की बात करें तो ऑपरेशन के जरिए से इसका इलाज किया जाता है, यानी वो जो मैस ऑफ सेल्स वहां पे बने हुए हैं, वहां पे जो अजाफी सेल जमा हुए हैं, आप उन्हें सर्जिकली ऑपरेशन के जरिए से वहां से रिमूव करवा दें। या फिर कीमोथेरापी, कीमोथेरापी में ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो वहां पर उन सेल्स को मार देते हैं जो वहां पर कैंसर बना रहे हैं, वहां पर जो जमा हुए अजाफी सेल्स हैं उन्हें मार दिया जाता है। इसके अलावा रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी के अंदर हम मुख्तलिफ शुआएं इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन इस्तेमाल करते हैं, और जिस हिस्से में कैंसर हो, यहाँ पर हम फेफड़ों के कैंसर पढ़ रहे हैं तो वहां पर फेफड़ों के ऊपर इसे सेट कर दिया जाता है और शुआओं के जो है बार बार शुआएं कराई जाती हैं, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो वहीं पर मर जाते हैं। इसके अलावा ये एक इंफॉर्मेशन है, अजाफी मालूमात है कि एक साल के अंदर 12.4% लंग कैंसर जो है पेशेंट हैं वो नए आते हैं दुनिया में। दुनिया में ग्लोबल लेवल पर जो है वो 12.4% जो है वो न्यू पेशेंट, न्यू मरीज सामने आते हैं। 1.5 मिलियन अफराद जो है वो एक साल में फेफड़ों के कैंसर की वजह से मर जाते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो एक साल के अंदर 5.1% यानी 5.1% जो है वो नए केसेस जो है वो फेफड़ों से रिलेटेड, फेफड़ों के लंग कैंसर से रिलेटेड जो है वो सामने आते हैं, और ये 5.1% जो है वो एक साल में 22,000 न्यू अफराद आते हैं जो जिन्हें अंदर फेफड़ों के कैंसर का जो है वो डिजीज होती है। और ये डाटा जो है वो हमने, ये मालूमात जो है वो हमने ली है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब ये टॉपिक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको कोई सी भी डिजीज दे दी जाएगी
और आपसे पूछ लिया जाता है इसके सिम्टम, काजेज और ट्रीटमेंट बता दें। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें और मेरी वीडियो जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।